अभी प्रथम चरण हमारा समाप्त हो चुका है। उसमें हमने आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से उनके जीवन के बारे में बहुत सी रोचक बातें सुनी और बड़ा आनंद आया। और यही होता है, हम लोग आपस में बैठ करके कविताएं तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपने आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे के बारे में समझने का ये जरिया है, वो हमने इस तरह से चुना है, जो कि बड़ा ही रोचक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण में हम आपसे जानते हैं आपके साहित्यिक जीवन के बारे में, कि कैसे आपका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ और किस तरह से आप इस जीवन में आगे बढ़े, और क्या-क्या सम्मान पुरस्कार आपको इस जीवन में प्राप्त हुए इस यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैंने जैसे अभी पहले चरण में आपको बताया था कि हमारे घर में हमारे बाबा को कविताओं का बहुत शौक था। उस जी। समय न तो मैं सवैया जानता था, न घराक्षरी जानता था। कवित्त कहे जाते थे, जो भी पढ़ा जाता था कवित्त होता था। तो उनके कवित्त हम भी सुना करते थे। और जैसे बताया कि गांव में जब हम दो चार लोग बैठते थे, अंताक्षरी में हम लोग तुकबंदी करके कुछ धोखा कर देते थे। तो वहां से ये शुरू हुआ और धीरे 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 ये चलता रहा। और मैं जब इंटर में पहुंचा। हेलो। जी जी जी। हाँ। और जब मैं इंटर में पहुंचा तो मैं बता रहा था कि मैं वहाँ एक श्री चंदेश जी थे मेरे एक शिक्षक। उनको हम लोग लिख के दिखाते थे तो कई बार वो अपनी पंक्तियां भी दे देते थे, इस पंक्ति पर लिखो। उस पंक्ति को लेकर के हम लोग लिखते थे तो यही यही कहा करते थे, देखिए ठीक है लेकिन इसको फाड़ो, फिर दूसरा लिखो, फिर लिखो, लिखते जाओ, फाड़ते जाओ। और फिर एक बार वो आ जाएगा कि सब चमकने लगेगा, तब सही होगा। करते रहे। उसके बाद मैं जब बीए में पहुंचा तो जो हमारे केमिस्ट्री के शिक्षक थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीट अच्छी है, तुम चलो एक आदमी से मिलवाते हैं। तो उन्होंने हमको एक राजेश मिश्रा से मिलवाया, जो वहाँ एक कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। जी। उनके जो सबसे बड़े भाई थे पंडित अमरेश जी वैद्य, अब तो नहीं है, वो कानपुर में एक जगह हटिया, वहां पर उनकी एक अनुरंजिका संस्था चलती थी, साहित्यिक संस्था। जी। तो वहां उन्होंने हमको बिठा लिया और वहां हम लोग जाने लगे। लेकिन बताया ना, वो ये होम सिकनेस सिकनेस थी कि गांव जाना, तो हफ्ते में एक आध दिन मैं वहां जा पाता था। और अच्छाई थी, वहां अच्छे अच्छे लोग आते थे, जैसे एक पंडित प्रभात शुक्ल थे, और लोग आते थे, अच्छे अच्छे छंदकार थे, सब वहां बैठते थे। तो मैं उनके बैठ खाली उनको सुनता था, कभी कभी कुछ तुकबंदी करके सुना देता था। लगता है उनका लिंक चला गया है। हमारे समझ लीजिए दांते काटी रोटी वाले हो गए थे। जी। तो उनके साथ हम लोग ऐसे करते रहे। जी। और जब मैं बीए में पहुंचा तो उनको ये मालूम था कि ये भी कुछ तुकबंदियां करते हैं। तो मैं चूंकि हिंदी साहित्य समिति का सेक्रेटरी था, तो जब वार्षिक उत्सव होता था तो उसमें हम एक काव्य गोष्ठी कराते थे अपने कॉलेज में, जी। हिंदी विभाग की तरफ से। जी। तो उसमें मैं सबको बुलाता था, तो वहाँ प्रतीक मिश्रा भी आते थे। तो उन्होंने वहाँ सबके बीच में कहा कि देखिए आपके बीच में तो ये हैं त्रिभुवन जी हैं, और ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आप इनकी भी सुनिए। तो मैं तो हतप्रभ था, मैंने कुछ तैयारी नहीं की, तो ना मैंने कुछ लिखा था। खैर उसी समय जो कुछ आया मैंने कह दिया। तो उससे थोड़ा मुझे एक बल मिला मुझको, और जी। मैं उसके बाद आगे बढ़ने लगा। और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात, हमने और प्रतीक जी ने कई कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू दिया। बाद में वो डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हो गए और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और अपने सेवा काल में ही 2-3 साल उनके रिटायरमेंट के बचे थे, और हार्ट फेल हो गया, ट्रेन से कभी सम्मेलन में जा रहे थे। ओ। और बीच में वो हमारे बड़े घनिष्ठ रिश्तेदारी में भी हो गए। मेरे साले और उनकी साली की शादी हो गई। बारात में हम गए, उधर से वो आए, तो उन्होंने हमको देखा, मैंने उनको देखा। हमने कहा भैया कैसे? तो उन्होंने कहा आप कैसे? मैंने कहा मेरा साला, उन्होंने कहा मेरी साली। हमने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बीच बीच में हमारी उनकी मुलाकात होती रही। मेरी यात्रा समझ लीजिए, वास्तविक यात्रा वहीं से शुरू हुई। जी। और मैं धीरे धीरे तुकबंदियां करने लगा, इसी तरह चलता रहा। दुर्भाग्य यह है कि उस समय की मेरे पास कोई रचना नहीं बची है।
कुछ उस समय जब सहेजने लगा था मैं, तो रख गया। और जब आजमगढ़ चला गया ज्वाइनिंग पर बैंक ड्यूटी में, चूंकि घर नजदीक था, सब लोग संडे को चले जाते थे, शॉर्ट सर्किट हुआ, मेरे सारे नोट्स, सारी कीमती पुस्तकें और ओ, मेरी जो रचनाएं थी सब उसमें जल के खाक हो गई। अरे, अब अफसोस के सिवा और बचा क्या था। तो मैं वहीं था, और मैं एक वानगी अगर बताऊं आपको कि सन 69 में, 27 जुलाई सन 1969, शायद 27 या 28 जुलाई था, अपोलो 11 चंद्रमा पे गया था। जी, तो अपोलो 11 चंद्रमा पे गया, तो ऐसे ही 4-6 महीने बाद मेरे मन में आया कि इसको, ऐसे ही दोस्तों ने कहा यार गया था कुछ तुमने लिखा नहीं, हमने तो मैंने उसमें एक तुकबंदी लिखी। हो सकता भूल जाऊं, मुझे याद नहीं है, हालांकि बहुत दिन तक याद रही। कि सुनाऊं? नहीं वो हम आपसे अगले चरण में सुनेंगे। अभी आप ये नहीं, बताइए वो कि उसमें सुनाने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तो सुनाइए इसको सुनाइए। सुन लीजिए। सुनाइए उसमें सुनाइए। नहीं, वो तुकबंदी है कि जी मैंने उसमें लिख दिया कि एक दिवस की संध्या को पति पत्नी दोनों बैठे थे। जी। एक दिवस की संध्या को पति पत्नी दोनों बैठे थे, पता नहीं क्या सूझी थी, अंतरिक्ष में अटके थे। हम्म पत्नी बोली बतलाओ प्रिय, हम्म, ये रॉकेट चांद पे कैसे चढ़ता है? अच्छा। कैसे टेलीविजन से दृश्य वहां का दिखता है? हम्म क्योंकि अमेरिका उस कमेंट्री में बता रहे थे कि टेलीविजन अमेरिका में दिखाया जा रहा है, टेलीविजन में आ रहा है, हम लोग तो टेलीविजन नाम भी नहीं जानते थे। हम्म, तो कैसे टेलीविजन में दृश्य वहां का दिखता है? पति जी बोले अच्छा, ये मैं तुमको समझा दूं, पर इसके खातिर पहले अपने घर की ही उपमा दूं। कहते हैं वो कि जब तुम अपने मुख रॉकेट से मेरी चांद पर चढ़ती हो, बेलन रूपी संचार यंत्र जब लेकर के उठ पड़ती हो, तब तेरे अंग विश्व के मानव लोचन उठ जाते हैं, और बेलन टेलीविजन से ही दृश्य वहां के दिख जाते हैं। वाह, बेलन टेलीविजन बहुत सुंदर बहुत से सुंदर। इस तरह की तो बंदियां थी। और ऐसे ही, क्योंकि हंसी हंसी भी ये सब होती थी, तो डीवी कॉलेज हम जब एमए पढ़ते थे, तो ऐसे ही साहित्यालोचन हमारे पंडित, मेरे आदरणीय पूज्य शिक्षक पंडित सिद्धनाथ जी मिश्र पढ़ा के गए थे। तो उसमें एक प्रकरण विद्यापति और चंडीदास का आता है। हालांकि ये कविता मुझे पूरी याद नहीं है, एक आधा चरण याद होगा तो मैं सुना देता हूँ। उसमें मैंने वहां ऐसी तुकबंदी की, चूंकि उनका आशीर्वाद था कि नहीं तुम कुछ कर सकते, तो मैंने तुकबंदी की उसमें कि एक दिन मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे, कदाचित हिंदी साहित्य का इतिहास बता रहे थे। मास्टर जी बोले परिचय दो विद्यापति और चंडीदास का। तो एक छात्र उन्हीं के पास का खड़ा हो गया, उन्हीं के पास का, जो फैशन में तेज था, यानी क्लीन शेव था। बोला सर मैं बताऊं? उन्होंने कहा हाँ बताओ। बोले सर, जिसकी बीबी सीधी साधी हो, जो भोजन स्वयं बनाती हो, पति पर दया दिखाती हो, फरमाइश में सकुचाती हो, या जिसकी पत्नी कभी न करती कोई अति, उसको कहते विद्यापति। ये क्या बात है। ये था है ये। और उसमें मैं भूल रहा हूं, उसमें उसकी अंतिम था कि जो डर से औंधे मुंह लेता सांस, उसको कहिए चंडीदास। इस तरह था, मैं भूल रहा हूं। तो ये वहीं से मेरा एक शुरू हुआ। और जब मैं आजमगढ़ चला गया नौकरी में, तो व्यस्तता इतनी अधिक थी कि वहां मेरा एक तरह से अवरुद्ध हो गया ये। कभी कभी साल 6 महीने में कभी कुछ लिख दिया तो लिख दिया, और नहीं चला। फिर ऐसे ही ये चलता रहा। फिर मैं संस्कार भारती के सानिध्य में आया। तो संस्कार भारती में विशेष पर्वों पर साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती थी। तो चूंकि मैं उसका मेंबर था, तो मैं जाने लगा। जब वहां लोगों को सुनता था, तो कभी कभी मेरा जो कीड़ा अंदर दबा था वो कुलबुलाने लगता था। जी कभी कभी दो चार पंक्तियां लिख देता था। तो वहां पर एक जो उसके सेक्रेटरी थे, कन्हैया लाल अस्थाना प्रहरी, मैं उनको अपना काव्य गुरु मानता हूं। मैंने अपनी एक पुस्तक जो अभी पिछले बार वो हुई है, मैंने उन्हीं को समर्पित किया है। तो उन्होंने कहा आप, सैदा साहित्य मंडल हम लोगों का है, आप वहां आया करिए तो आप मंझ जाएंगे। लेकिन अब इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी। साल महीने के पहले रविवार को वहां गोष्ठियां होती थी।
तो जब कब जाते थे, साल में समझ लिए 2-3 बार मैं जा पाता था, क्योंकि एक दिन छुट्टी का मिलता था, बच्चों के साथ रहना। और नौकरी में रोज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना। पहले तो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, मोटर से बस से या किसी टैक्सी से इसी से जाना होता था, तो देर तक लौटना, फिर बड़ी व्यस्तता थी। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा, बीच बीच में तो बंदियां चलती रहीं। और सदा साहित्य मंडल में बैठने से ये हुआ कि मेरा जो बीज था, जो अखवाया हुआ था और कुम्हिला गया था, वो पुनः पुनर्जीवन पा गया। और उससे आगे बढ़े, फिर वहां चलते रहे। और उस समय बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मेरी, इस किताब में है। और फिर बड़ा अच्छा चला वहां, 2012 तक मैं रहा। 2012 में सदा साहित्य मंडल ने बड़ा प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया मुझे। और आज भी मैं वहां से जुड़ा हुआ हूं। और वहाँ की कई साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनसे मैं आज भी जुड़ा हूँ। अक्सर हमारी फोन पे चर्चा होती है, व्हाट्सएप पे चर्चा हो जाती है। और 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद कानपुर आ गया। चूंकि कानपुर से मेरा संबंध लगभग समाप्त प्राय हो चुका था और उस समय के जिन लोगों के साथ मैं जाता था अनुरंजिका वगैरह में, वो सब विलुप्त हो गई थी, अब कोई बचा नहीं था। तो मैं किसी के पास जा नहीं पाया, न किसी को तलाश पाया। एक दिन मैं बाहर, अपने घर के बाहर, अपने छोटे नाती के साथ उसको खिला रहा था बाहर बैट बॉल। तो हमारे पड़ोस में एक रहते हैं डॉक्टर जय नारायण अवस्थी जी। वो यहाँ बीएसएसडी कॉलेज, डिग्री कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। तो वो एक सत्संग मंडल चलाते हैं, ओम सत्संग मंडल। और बड़ा रिच सत्संग मंडल है। आदमी तो ज्यादा नहीं आते हैं, 20 25 30 लोगों का है। लेकिन वो सत्संग मंडल केवल ध्यान का और समाधि का और इसका है, पूरा ज्ञान का है। और उन्हीं से प्रेरित होकर फिर मैंने यहाँ पर कुछ गजलें लिखनी शुरू की। हालांकि मैंने अपने जीवन में इसके पहले कभी एक गजल नहीं लिखी थी, एक शेर नहीं लिखा था। खैर, टूटी बूटी भाषा में जो आया मैंने लिख डाला। और विश्वास नहीं करें, 108 गजलें मैंने लिखा 3 4 5 साल में। अच्छा। और 108 गजल लिख करके एक पुस्तक निकल आई मेरी, मनकाए गजल। ये वाह। शुद्ध आध्यात्मिक गजलों का संग्रह है। बहुत इसमें सुंदर। सब आध्यात्मिक गजलें हैं। और अगले चरण में इससे भी मैं आपको 2 4 गजलें सुनाऊंगा। इस तरह चलता रहा। और फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ा हुआ। फिर यहां पर आकर के जब इसमें लिखने लगे तो एक आध गीत भी लिखे, फिर कुछ मुक्तक लिखे, कुछ दोहों का शौक चढ़ाया, दोहे भी लिखे। और धीरे धीरे फिर यहाँ के लोगों से भी परिचय हुआ, जी। गोष्ठियों में जाने लगे। आजमगढ़ में थे तो कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी में कभी सम्मेलनों में सम्मिलित हो जाया करते थे, महीने में एक आध में। अगर अवसर मिला तो, छुट्टी मिली तो, संडे वनडे या सैटरडे होते थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहुंच जाते थे, अदरवाइज नहीं। तो उन लोगों से जो आजकल अभी ईश्वरी की अनुकंपा से जीवित हैं, उनसे सानिध्य आज भी बना हुआ है। इस तरह चला है। और आप जानते हैं कि घर में माहौल था तो बंदियां हम लोग करते ही थे। उसके बाद डीएवी कॉलेज में जब पढ़ते थे तो बताया, जैसे सिद्धनाथ जी हमारा बहुत सहयोग कर देते थे। उस समय एक परंपरा चलती थी कि क्या कहते हैं उसको, समस्या पूर्ति की। उसमें मैंने हाथ आजमाए टूटे फूटे। इस तरह चलता रहा। और मुझे इधर सबकी कृपा से सदा साहित्य मंडल का प्रशस्ति पत्र भी मिला। और मेरे पास मोमेंटो तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक हैं जो रखे हुए हैं। वाह। कई बार तो बहुत अभिनय बढ़िया। में हमको मिले, कई बहुत बार तो सुंदर। अभिनय में मिले, कई बार इसमें क्या कहते हैं, काव्य जी। पाठ में मिले। वो सब उस समय प्रशस्ति पत्र अलग से मंचों पर नहीं देते थे, मोमेंटो देते थे। कभी सरस्वती जी का चित्र दिया, कभी कुछ दिया, इस तरह। तो वो रखे हुए हैं। और सृजन साहित्य, सृजन संकल्प एक न्यास साहित्यिक संस्था है।
उसके द्वारा मुझे साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई है वाह। काव्य पाठ में। और अभी इसी पिछले 8 सितंबर को एक बड़ी रिच संस्था है साहित्यिक, प्रज्ञा साहित्य परिषद लखनऊ की है, बहुत रिच संस्था है। उसके पंडित हरिश्चंद्र, श्री हरिश्चंद्र निशांत जी उसके अध्यक्ष हैं। तो वहां से मुझे प्रज्ञा विभूषण की उपाधि दी गई है, उन्होंने मानद उपाधि दी है। मैं वाह, उनके प्रति फिर भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बधाई। और और एक नवोदय साहित्य संस्था है, लखनऊ की ही है, उन्होंने मुझको एक अभी नवंबर में 20 नवंबर को साहित्य सम्मान से विभूषित किया है। उसमें साझा संकलन भी निकला है, उसमें मेरी रचनाएं हैं। इस तरह चला है। और उसके बाद फेसबुक से जुड़ा, फेसबुक में जब कब कुछ ना कुछ एक दिन अंतराल में या रोज या तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ जो आता है लिख देता हूं, जैसा है। अगर लोगों की प्रतिक्रियाओं से अगर उत्साह आया तो भगवत धीरे धीरे चलता रहता है, बस यही है। मैं आज भी अपने को कवि नहीं मानता, मैं एक शौकिया रचनाकार मानता हूं। और भाई इसी तरह चल रहा है। अब आप कुछ पूछें तो मैं उसके बारे में बताऊं। बहुत सुंदर। परिपक्व कभी भी कोई नहीं होता, और इस बात को आपने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि मैं आज भी अपने आप को कभी नहीं मानता। तो आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? अभी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। एक ये जी। पहली मनकाए गजल, जी। जो शुद्ध आध्यात्मिक गजलों का संग्रह है। जी। और दूसरी ये अभी पिछले साल निकली है, मन के विहंग। मन के विहंग। इसमें नई पुरानी सब, हाँ, इसमें नई पुरानी सब रचनाएं हैं। वाह। तो ये निकली हैं। अब इस समय मैं तीसरी पर काम कर रहा हूं, दोहों पर काम कर रहा हूं कुछ। और अच्छा। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या बीच में पूरा हो जाएगा। मैं 1000 दोहे का लक्ष्य लेके चल रहा हूं, अगर नहीं हुई तो 600-700 हो जाएंगे, तो भी मैं उसको निकाल लूंगा। और उसके उसके बाद फिर एक हमारा योजना हमारी है कि मुक्तक, क्योंकि मुक्तक भी मेरे काफी हो गए हैं, तो मुक्तकों पर भी एक पुस्तक अगर आ जाएगी, समय मिला या उतने हो गए पूरे, तो ये योजना है। अब जी। जी। चूंकि योजना भविष्य के गर्भ में है, कब अपना स्वरूप धारण करती है ये तो समय बताएगा। ये जी। है। जी। जब योजना बन गई है तो समाप्त भी हो जाएंगी, बन भी जाएंगी, पुस्तकें भी आ जाएंगी, और निरंतर इसका प्रयास बस रहने चाहिए। शुभकामनाएं आपकी रहेंगी, जरूर होगा। बिल्कुल। और अभी मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो आपसे अगर कुछ पूछना चाहें आपके जी साहित्यिक जी जीवन जी। के बारे में, तो जरूर पूछें। आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी। जैसे तो खैर मैं बहुत काफी जो है ना डिटेल में विवरण दिया है। आभार आभार। जी। तो पूछने को ज्यादा कुछ है नहीं, यही नहीं, पूछ सकता है तकनीकी बात की। आपका मूल जो है ना रचना मूल रचना का जो साहित्य रचना का मूल उद्देश्य क्या है और मूल विषय क्या है? देखिए, शुरू में तो मुझे लगी नहीं। आपको तो आदरणीय शराब, विद्याशंकर अवस्थी जी, आपसे बंद हो निवेदन गया। है कि आप अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। जी। हाँ, मैं गुप्ता जी की बात का उत्तर दे रहा हूं। शुरू में तो शौकिया था, उसमें जो विषय जैसा मिल जाता तो प्राय श्रृंगार आ चलता था। रहे उस समय तो श्रृंगार में लिखता था। लेकिन बीच में कम मैं, आवाज आ अरे हिलेगा नहीं आपका देखो, ये हिलेगा नहीं, हिला रहे हैं बराबर है। आदरणीय देखो विद्याशंकर हिला रहे हैं, अवस्थी घुमा जी। रहे हैं, आवाज नहीं अवस्थ बंद होगी। अवस्थी जी, आप ठीक आ म्यूट हो रही ना। जाएं। कहीं आवाज सीधी आ गई। आपकी आवाज आ रही और है, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ। तो पहले तो उस लड़कपन की उम्र में या जवानी की उम्र में तो जो छुटपुट लिखते तो प्राय श्रृंगार अंगार में चला करता था। बाद में मैंने वीर रस में भी कुछ रचनाएं, 10-5 रचनाएं लिखी। उसके बाद फिर
व्यंग में भी मैंने उस समय की लिखा, तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके। अवस्थी जी काफी डिस्टरबेंस कर रहे हैं। जी, जी। तो मैं बता रहा था कि शुरुआती दौर में तो श्रृंगार ही की छुटपुट होती थी, और उसके बाद फिर मैंने वीर रस लिखा, वीर रस में कुछ लिखा, फिर मैंने व्यंग में लिखा, कुछ व्यंग भी लिखे, और उसके बाद मैं थोड़ा आध्यात्मिक तरफ झुक गया। और इस समय मेरी रचनाएं, मैं कई विषयों पे लिखता हूं। जैसे मैंने 3 बंद का 4 बंद का लिखा, तो हो सकता है एक आध बंद उसमें कहीं ना कहीं अध्यात्म अपने आप चला आता है और मैं उसको फिर निकाल नहीं पाता। तो मेरा यही है कि आत्म विकास व्यक्ति का हम अपनी रचनाओं में कुछ ऐसा देते हैं कि व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो उससे प्रेरित होकर के अपना आत्म विकास करे। हम सारे जग का ठेका तब ले सकते हैं जब हम अपना अगर विकास नहीं कर पाए, हम अपने को शुद्ध नहीं कर पाए, तो सारे संसार को शुद्ध करने की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं। यह मेरा सही उद्देश्य है सही सर। बहुत सुंदर। सही, बहुत आ, बहुत बढ़िया बात। अब मैं बहुत डॉक्टर बहुत विद्याशंकर अवस्थी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपके विषय में अगर कुछ कहना चाहें तो कहें। आदरणीय पांडे जी, मैं इस समय बाजार में आया था कुछ काम से। मेरा मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर में घर पहुंच के आपसे जुड़ता हूँ। अच्छा, मोबाइल गड़बड़ ठीक। कर रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपकी डिस्टरबेंस भी हो रही थी, ठीक है, लेकिन हाँ अभी तो जी, नहीं हो रही है। हाँ तो चलिए, हाँ ठीक है। हाँ हम लोग। हाँ हाँ, ठीक हाँ। है। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो कहें या पूछें। बस यही कहूंगी कि इनके व्यक्तित्व के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व लगा। और मैं तो ये कहूंगी कि मुझे में इनके अंदर एक बड़े भाई और एक गुरु की छवि नजर आई। कई एक ज्ञानवर्धक बातें भी इनमें समझ में आई। ऐसा लगा, अच्छा लगा सुनकर। और यही इच्छा करती हूँ कि इनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। बस सबसे सीख रही हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से सुन रही थी। अच्छा लगा मुझे, ऐसा कार्यक्रम भी अच्छा लगा, बढ़िया है। बहुत बहुत पूछना तो धन्यवाद। कुछ भी नहीं जी। बहुत सुंदर बात प्रणाम। आपने कही है। भाई राजेश कुमार जी, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं। जी, मेरी मेरी स्थिति तो ऐसी ही है कि जैसे विद्वानों के समूह में लाकर मुझे बिठा दिया गया हो और कहा कह रहे हैं लोग कि ये भी एक कवि है, और मैं बगले झांक रहा हूँ तो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में नहीं बताना है, आदरणीय त्रिभुवन नहीं, शंकर ठीक मिश्र है। जी के बारे में कुछ जी, बोलना मिश्र है। जी, वही सानिध्य तो मिश्र जी का है ना भाई। तो मिश्र जी के बारे में क्या कहूँ, जो जितनी बातें उनसे सुनी है, तो यही लगता है कि जो सेवा के बाद के दौर में वो सतत साहित्य सृजन से जुड़े रहे हैं, और उन्होंने काफी रचनाएं की हैं। और उनका ये विचार कि समाज की सेवा, समाज के कल्याण के लिए अगर कोई बात किसी को मिल जाए उसमें से, तो यही उनका, उनकी अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है। तो उनके बड़े शुद्ध विचार हैं, और मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ उनसे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत बातें बहुत राजेश जी ने आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी के बारे में कही। तो इस साहित्यिक यात्रा में कभी कुछ उतार चढ़ाव या कभी कुछ ऐसा आपने महसूस किया हो कि कुछ मेरे अंदर कुछ ये जो भाव थे वो विकसित नहीं हुए, या मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिनको मैंने ठीक किया, या मुझे कुछ और आगे इसमें कुछ करना है, ऐसा कभी कुछ आया आपके मन में? बता रहा हूँ। देखिए, मेरे जितने दिन मैंने नौकरी की, आप समझते हैं नौकरी की व्यस्तता तो आप जानते होंगे। जी बिल्कुल। नौकरी की व्यस्तता में एकमात्र उद्देश्य होता है, पहले नौकरी के प्रति अपनी ईमानदारी से उसका निर्वाह करें,
उसके बाद जो समय बचे अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। फिर जो समय बचे उसके लिए अपने शौक, व्यक्तिगत शौक या जो सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने जैसे संस्कार भारती था या इस तरह, इनके प्रति हम जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करें। तो आप ये समझ लीजिए मेरे नौकरी चाकरी के काल में ये सारे दायित्व ईश्वर के अनुकंपा से मैंने बड़े बखूबी निभाया है। मैं बहुत दिन तो जब बाहर रहा, 40-50 किलोमीटर डेली आना जाना, शहर में रहता था परिवार। जब मैं शहर के मेन ब्रांच में आ गया, ब्रांच मैनेजर होके या फिर हेड ऑफिस में सेक्शन अफसर हुआ, तो मुझे कुछ आराम ये मिला, मुझे 5 बजे से 6 बजे तक प्रायः फुर्सत मिल जाती थी। कभी कभी महीने में एक आध हफ्ता मुझे रात में 11-11 बजे तक बैठना पड़ता था। तो जो वो समय मिलता था उसके बाद मैं अपने घर के जो बच्चों के या उनके जो उत्तरदायित्व थे उनको पहले निपटाता था। फिर उसके बाद संस्कार भारती के कार्य से मुझे समाज में, बाजार में लोगों से मिलना पड़ता था। और हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था, एक समझ लियो दुकान थी किसी की, ऑफिस टाइप। वहीं हम लोग शाम को प्रायः 10-5 लोग बैठते थे, मिलते थे, आगे की कार्य योजनाएं बनती थी, इसीलिए चलता रहा। सेवानिवृत्ति के बाद जब आया हूं तब मैंने थोड़ा सतत प्रयास किया है। और जैसा कि बताया, मैं जब से अध्यात्म में जुड़ गया तब से मैं इस बीच में जब खाली रहा, यहां आया खाली रहा, तो सिवा प्रपंच के कुछ नहीं किया। शाम को टोले मोहल्ले के लोग मिल जाते थे, बैठ के प्रपंच होता था, आज फलाने के यहाँ ये हुआ, आज वहां ये हुआ, या राजनीतिक ये हुआ। अब ये है, पिछले जब से मैंने सत्संग ग्रहण किया, ज्वाइन किया है, तब से मैंने ये प्रपंच से निवृत्ति पा ली। इन प्रपंचों में कि किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, हमने इससे बिल्कुल दूरी बना ली। मैं अपने नाते रिश्तेदारों में भी जाता हूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं वहां सिर्फ बगल में हो जाता हूं या बिल्कुल मौन रहता हूं। अब मुझे उसमें कोई रुचि नहीं रह गई है दूसरों के प्रपंच की। यह मेरा चाहे डेवलपमेंट समझें या मेरा डिफिशियंसी समझें, जो भी समझें, ये है। तो आदरणीय जी, अमूमन ऐसा माना जाता है कि एक साहित्यकार या एक रचनाकार एक सामान्य जन श्रेणी से थोड़ा ऊपर उठ के होता है। एक उसकी अलग श्रेणी होती है साहित्यकार की। एक साहित्यकार होने के नाते आप समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं तो अपनी रचनाओं में भी वही देता हूं कि सच का साथ दें, झूठ से बचें और पहले आत्मशुद्धि कर लें, तब सामाजिक शुद्धि के लिए पग आगे बढ़ावें। हाँ, अगर कहीं ऐसी जरूरत है जहां हम कुछ कर सकते हैं वहां हमको करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा मानस शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो हम समाज को क्या दे पाएंगे। मेरी रचनाओं में प्रायः भाव यही होता है कि पहले हम अपने को शुद्ध कर लें, अपने परिवार को शुद्ध कर लें। आजकल जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, और परिवार टूटने का कारण ये है कि हम अपने परिवारों को सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अनुशासन नहीं दे पा रहे हैं। और जो आदमी, मेरा तो यही होता है कि जो आदमी इन 3 कार्य को कर लेता है वो समाज में, मैं समझता हूं, सबसे श्रेष्ठ आदमी है। और जब वो श्रेष्ठ होगा तो दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा करेगा। तो मैं तो कई बार ऐसे लोगों से कहता हूं, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मुझसे कोई पूछता है, हाँ भैया क्या हाल चाल है, मैं तो कहता हूं मैं आनंद में हूं। मेरे गुरु ने तो यही सिखाया है, आनंद में रहिए। लोग कहते हैं अरे सब ठीक है, चल रहा है। चल क्या रहा है, आप मरियल ऐसे क्यों बोलते हैं? आनंद में रहिए हर समय। भाई दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, मेरी रचनाओं में यही बहुत ज्यादा मिलेगा, ये दुख सुख और गम और खुशी की बातें मिलेंगी। तो मेरा ये तो समाज में चलता रहता है। ये तो हमारी जो सृष्टि की प्रक्रिया है, प्रकृति है, नियति है, उसका सुख दुख और सुबह शाम तो आना ही आना है। तो उससे हम कब तक भागेंगे? उस सुख के साथ हम खेल करें, जो जैसा है उसको वैसे ही लें। हर स्थिति में समानता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि दुख आया है तो कल जाएगा, सुख आया है तो इसको जैसा है वैसा ही लें। बहुत ज्यादा हम आकांक्षा इतनी न पालें, इतनी कामनाएं न बढ़ा लें, हम उसमें फंस करके
या उसके लिए हम अपने को जी जंजाल से निपटा दें। मैं अभी जब कविताएं पढ़ूंगा तो हो सकता है एक आधी कोई रचना ऐसी मिल जाए जिसमें आपको ये सारे भाव मिल जाएंगे। जी। वाह, बहुत सुंदर बातें आपने बताई कि समाज में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, आप हमेशा आपको आनंद में रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और आनंद में अगर जिसको रहना आ जाए तो उसके लिए तो कोई बाकी चीजें तुच्छ हो जाती हैं। ये तो एक साहित्यकार आप होने के नाते आपने अपनी बातें हम लोगों को बताई और काफी बातों से अवगत भी कराया। तो इसमें अभी अधिक समय नहीं रह गया है, 5 मिनट रहते हैं, तो अगर आप कुछ और अपने साहित्यिक जीवन के बारे में बताना चाहें तो आप बताएं। अब यही है कि मैं बिल्कुल आनंद से रचनाएं करता हूं। अब जैसे अभी भी 2 गोष्ठियों का अभी भी मैसेज आया है मेरे पास। आज सुबह देख अभी 1 बजे ऑनलाइन कवि सम्मेलन थी डिंडवाना उसकी, मैं उसमें भी पढ़ रहा, मैंने उसमें भी रचनाएं पढ़ी। लेकिन मेरी रचनाओं का मोटिव, और मैं रचनाकारों से यही अपेक्षा करता हूं कि जो भी लिखें उससे समाज को संदेश जाए, और पहले अपने व्यक्तित्व विकास का संदेश जाए, तब फिर समस्त समाज के विकास का संदेश जाए। हम गलत काम कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम अपेक्षा दूसरे से करते हैं कि वो शुद्ध हो जाए, कैसे संभव है? जी ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत सुंदर बातें आपने बताई और एक साहित्यकार होने के नाते एक साहित्यकार की पूरी भावनाएं होनी चाहिए, जो एक साहित्यकार का कर्तव्य होना चाहिए, वो आपने उसका निर्वहन बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। तो हमारा इसका समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं तीसरे लिंक में, और उसमें हम आपसे आपकी रचनाएं सुनेंगे। और तब तक के लिए आपको एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं